गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख जनपद थे। तो इसमें सबसे पहला है जांगल। अब जांगल जनपद कहाँ पर था? तो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जो भाग हैं या वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जो जिले हैं, महाभारत काल में उसको जांगल देश कहा जाता था या जांगल प्रदेश कहा जाता था। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और मादरे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी जो थी वो अहिच्छत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। टिक लगा देना है। मतलब जांगल जनपद जो था वह बीकानेर और जोधपुर जिलों के अंतर्गत आता था और उसकी जो राजधानी जो थी वो अहिच्छत्रपुर थी, जिसको अभी हम नागौर के नाम से जानते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य को राज चिन्ह में भी जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है। तो राजस्थान का पहला जनपद हो गया जांगल जनपद, जो कि वर्तमान में जोधपुर और बीकानेर के जिले हैं वो जांगल जनपद में आते थे। और अहिच्छत्रपुर, जिसको अभी नागौर कहते हैं, वो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। अगला है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते थे। मतलब जयपुर और भरतपुर अलवर के जो भाग हैं वो मत्स्य महाजनपद के अंदर आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराड के नाम से जाना जाता है। इसको भी टिक लगाना है। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पर था? जयपुर, भरतपुर, अलवर के अंतर्गत आने वाले जो भाग हैं उसको मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत रखा जाता था। और इसकी जो राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में बेराड के नाम से हम जानते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि शहाज नाम का एक राजा, जिसने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। मतलब महाभारत में ये कहा गया है कि ये मत्स्य महाजनपद जो था उसके ऊपर शहाज नाम का कोई राजा शासन करता था, जो मत्स्य के अलावा चेदी के ऊपर भी शासन करता था। तो पहले तो ये चेदी का भाग था, लेकिन बाद में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तो मत्स्य समझ में आ गया। अगला है शूरसेन। आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी थी मथुरा। टिक लगाना है। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई और राजधानी को मेथोरा कहते थे। जो यूनानी जो राइटर जो है, लेखक जो है, उन्होंने इसको शूरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथोरा कहा है। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी कि यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर और करौली के भाग जो थे वो शूरसेन जनपद का भाग थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जिसको हम कहते हैं, उनका संबंध शूरसेन जनपद से ही था। अगला है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। टिक लगाना उसको। वर्तमान पाकिस्तान में जो शोरकोट है उसी को प्राचीन समय में शिवी कहा जाता था। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। मतलब किसी कारणवश ये शिवी जाति के जो लोग जो थे वो पाकिस्तान के पंजाब से राजस्थान के मेवाड़ में आकर रहने लगे। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। टिक लगाना। मतलब शिवी जनपद की जो राजधानी जो थी वो कौन सी थी? नगरी। मेवाड़ के अन्य स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्वी तक होना ज्ञात होता है। मतलब मंदसौर में जो हमें गुहालेख जो मिले हैं उससे ये बात साबित होती है कि शिवी जनपद जो है वह मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनुय विरोध कहा गया है। टिक लगाना। मतलब संस्थागार क्या था? संस्थागार जो था वह एक तरह से सभा थी जिसमें राज परिवार के सदस्य ही होते थे, लेकिन उनको भी कुछ निर्धारित विषयों पर ही अपनी बात रखने का अधिकार था, जिसको अनुय विरोध कहा गया है। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी।
संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी, टिक लगा देना है। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी।